तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो भी थियरीज हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके, मतलब पृथ्वी के बनने को लेके जितनी भी थियरीज हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास है 4 थियरीज। उसमें सबसे पहले एक गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और बाकी की 3 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। तो ये हाइपोथेसिस है, और इसके पहले आपको मैं बता दूं, जो ये चारों थियरी हैं ये ऐसा प्रूव नहीं है, मतलब ये पूरी तरह 100% श्योर नहीं है चारों, क्योंकि ये थियरीज ही है कि ये सही है या नहीं, मतलब ये ओरिजिन ऑफ अर्थ को दर्शाती है कि नहीं। मतलब ये साइंटिस्ट के प्रयास हैं बताने के लिए कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ था, मतलब पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था। तो उसको लेके 4 थियरीज हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मानी गई थियरी बिग बैंग थियरी है, और पर हमें चारों थियरीज पढ़नी है। तो सबसे पहले हम गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट पढ़ेंगे। तो पहली लाइन से स्टार्ट करता हूँ। कांट क्लेम दैट इज हाइपोथेसिस वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड रोटेटरी मोशन। कांट ने अपनी हाइपोथेसिस में सबसे पहली बात यही कही थी कि जो उन्होंने हाइपोथेसिस जो वो समझा रहे हैं, और जो वो हाइपोथेसिस उन्होंने दिया है, वो एक तो पहला तो वो न्यूटन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उस पे बेस्ड है, जो कि न्यूटन के 3 लॉ उस पे बेस्ड है। और दूसरा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के बारे में आपको मैं जैसे आगे बढ़ेंगे और मैं बताऊंगा। रोटेटरी मोशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दो पे उसकी थियरी बेस्ड थी, उनकी थियरी बेस्ड थी हाइपोथेसिस। तो आप लिख सकते हैं अपनी बुक में कि मेन पहला पॉइंट कि ये न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और रोटेटरी मोशन, इस दो पे बेस्ड थी। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा, इनिशियली इट गेन वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन बट लेटर इट वॉज डिसअप्रूव्ड ड्यू टू एरोनियस कॉन्सेप्ट्स एंड रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले तो इससे वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन मिला, मतलब कि लोगों ने बहुत सराहा, मतलब जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने सराहा, पर बाद में इसे डिसअप्रूव किया गया क्योंकि कुछ गलतियाँ थी इसमें। कुछ नहीं कहूँगा, ज़्यादातर बहुत गलतियाँ थी इसमें। सबसे पहले तो ये कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लेके उसमें रॉन्ग एप्लीकेशन थी, जो कि कांट ने कहा था कि उनकी थियरी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड है, पर वो गलत साबित हुआ था। वो कैसे हुआ था वो भी आगे पढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस हिज द हाइपोथेसिस वॉज कंसिडर्ड एज ग्रेट स्टेप इन द फील्ड ऑफ कॉस्मोगोनी। हाँ, बजाय कि इस हाइपोथेसिस इस थियरी के गलत होने के, या हाइपोथेसिस के गलत होने के, उसके बावजूद भी इसे बहुत ही महत्वपूर्ण कदम कहा गया कॉस्मोगोनी में। कॉस्मोगोनी मतलब कि आपने सुना होगा कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी नहीं सुना होगा, कॉस्मोलॉजी सुना होगा। कॉस्मोलॉजी मतलब कि यूनिवर्स में जो लार्ज ऑब्जेक्ट हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, उन पे स्टडी करना। और कॉस्मोगोनी मतलब डिटेल्ड, मतलब कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, स्पेस में, उस पर स्टडी करना, उसे कॉस्मोगोनी कहा जाता है। तो और उन्होंने कहा था, ही सेड गिव मी मैटर एंड आई विल बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट। ये इनकी लाइन है, नोट कीजिएगा। गिव मी मैटर एंड आई विल बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट। उन्होंने कहा था कि मुझे मैटर दो और मैं उससे पूरी दुनिया बना दूंगा, पूरा पूरा वर्ल्ड बना दूंगा। ही पोस्टुलेटेड हिज हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू असम्पशन। और कुछ असम्पशन पे उनकी थियोरी बेस्ड थी। तो पहला उन्होंने मतलब उन्होंने पॉइंट वाइज समझाया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्रीमॉर्डियल हार्ड मैटर वॉज स्कैटर्ड इन दिस यूनिवर्स। ये जो सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्रीमॉर्डियल हार्ड मैटर के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले इस ब्रह्मांड में मैटर था, मैटर एग्जिस्ट करता था। प्रीमॉर्डियल का मतलब है समय से पहले, मतलब बिगिनिंग में, शुरुआत में। तो सबसे पहले मैटर एग्जिस्ट करता था और वो हर जगह फैला हुआ था यूनिवर्स में। प्रीमेबल स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड मैटर कंप्राइज्ड ऑफ वेरी कोल्ड सॉलिड एंड मोशनलेस पार्टिकल्स। और जो 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 मैटर के उन्होंने बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जो रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस और नेबुला एग्जिस्ट करता था। नेबुला का मतलब होता है, मैं आपको नेबुला की इमेज बता देता हूँ। ये एक नेबुला है। नेबुला का मतलब क्या होता है, इंटरस्टेलर ऑफ क्लाउड गैस। मतलब कि इंटरस्टेलर का आपको मतलब पता होगा अगर आपने मूवी देखी हो इंटरस्टेलर। उसमें मतलब इसका कुछ जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इंटरस्टेलर का मतलब होता है कि तारों के बीच का। तो मतलब कि तो ये उसको नेबुला को आपके गैस के रूप देख सकते हैं कि वो कोई गैस होता है, ठीक है। मतलब जो
बादल होते हैं या फिर क्लाउड ऑफ गैस कहा जाता है, मतलब कि जो उस टाइम जो बिखरा हुआ था, जो स्कैटर हार्ड मैटर के बारे में वो बात करते हैं उसी के बारे में। तो शुरुआत में बहुत ही ठंडा था और सॉलिड था और सख्त था, मतलब और मोशनलेस पार्टिकल था, और वो बिल्कुल भी मोशन में नहीं था, वो बस एक जगह ठहरा हुआ था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज द टेम्परेचर ऑफ द प्री मॉडल मैटर वॉज अबाउट -273 डिग्री और 0 केल्विन। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और 0 केल्विन जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो था। और इसके कारण ही जो मैटर था वो मोशनलेस था, क्योंकि जो उन्होंने कहा सॉलिड था और दूसरा वो कोल्ड था, इसके कारण वो मोशनलेस था। तो ये दो कारण उन्होंने बताए। अगला फिर क्या था, द पार्टिकल्स बिगन टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण मतलब वो एक दूसरे से टकराने लगे। दिस अट्रैक्शन एंड कोलाइजन बिटवीन द पार्टिकल्स जनरेटेड रैंडम मोशन इन प्री मॉड्यूल मैटर, फ्रिक्शन एंड हीट विच रिजल्टेड इन द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द प्री मॉड्यूल मैटर। और ये अट्रैक्शन और कोलाइजन मतलब एक दूसरे की तरफ खिंचाव और एक दूसरे से टकराव के कारण उसमें जो प्री मॉड्यूल मैटर था उसमें फ्रिक्शन जनरेट हुआ। फ्रिक्शन मतलब घर्षण और हीट मतलब गर्मी। तो आपको पता दो चीज़ें अगर टकराएंगी तो उनमें हीट और घर्षण तो पैदा हो गई, तो वो उसके कारण पैदा होने लगा। और रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो जनरेटेड रोटेटरी मोशन इन द प्रीमॉर्डियल मैटर। तो मैंने आपको बताया था, अगर रोटेटरी मोशन में आपको बताता हूँ। रोटेटरी मोशन का मतलब समझ लीजिए आप किसी बॉल को ले लीजिए और उसे रस्सी से बांध दीजिए और फिर उसे मतलब लंबी रस्सी से बांध दीजिए और फिर क्या कीजिए, उसे हाथ में लेके अपने ऊपर घुमाइए मतलब ज़ोर ज़ोर से। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया रोटेटरी मोशन का। जैसे कि आप जो टॉप होता है जिसे लट्टू कहते हैं, वो भी एक जो मतलब कि रोटेटरी मोशन का मतलब ही यह है कि अपने एक्सिस से कोई चीज़ घूम रही हो, जैसे अपना अर्थ घूम रहा है, तो उसी तरह उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो जनरेटेड रोटेटरी मोशन इन द प्रीमॉर्डियल मैटर। और रैंडम मोशन और वो जो टकराव के कारण वो रोटेटरी मोशन हुआ, मतलब कि वो जैसे आप देख रहे हैं कि सन के अराउंड सब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसी कारण जो मतलब जो जिसमें पहले जो मोशनलेस था वो अब घूमने लगा और रोटेटरी मोशन उसमें आ गया। दस द ओरिजिनल cold and motionless cloud of matter became a vast hot nebula and started rotating about its axis। और जो शुरुआत में एकदम ठंडा और मोशनलेस क्लाउड था वो उसके अंदर गर्मी आ गई और become a vast hot nebula and started rotating about its axis, और अपनी ही एक्सिस पे वो घूमने लगा, जैसे मैंने आपको बताया। With increase in temperature, the random motion of the particles as well as the rate of collision among the particles also increased। और टेम्परेचर में इंक्रीज आने के कारण और कोलाइजन के कारण द पार्टिकल्स एज वेल एज द रेट ऑफ कोलाइजन अमंग द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। और ज़्यादा घर्षण के कारण गर्मी और बढ़ती गई। दिस इज टर्न इंक्रीज द रेट ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ द प्रीमॉर्डियल मैटर। अब किसी चीज़ को और किसी चीज़ से और कोई चीज़ टकराएगी, मतलब बार बार घर्षण होगा, टकराव होगा, कोलाइजन होगा, तो उस वजह से उसमें रोटेटरी मोशन तो बढ़ना ही है। तो उन्होंने कहा रोटेटरी मोशन इस तरह से बढ़ा। द राइजेस इन टेम्परेचर ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ प्रीमॉर्डियल मैटर फ्रॉम सॉलिड टू गैस। और जो सॉलिड था वो गैस में बदल गया, वो गैसियस हो गया। जो सॉलिड था, जो पहले उन्होंने बताया कि कोल्ड मैटर था, वो गैसियस हो गया। विथ कंटिन्यूस राइज इन द रोटेटरी मोशन ऑफ द नेबुला इट स्टार्टेड टू एक्सपांड इन साइज। और ज़्यादा टकराव के कारण उसका साइज मतलब उसका साइज भी बढ़ गया। As the heat increased, the size of the nebula increased, and as the size increased, the angular velocity और rotatory speed further increased। और heat increase होने के कारण जो नेबुला का साइज था वो इंक्रीज हुआ, और साइज इंक्रीज होने के कारण एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको अभी रस्सी और बॉल का एग्जांपल दिया, तो वो जैसे जैसे आप गोल घुमा रहे हो वैसे वैसे वो वो जो बॉल है वो आपके हाथों से दूर जा रही है, मतलब कि वो दूर बाहर की तरफ फेंकाने की कोशिश हो रही है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं उसे, तो वो होने की कोशिश हो रही है। तो वो उन्होंने कहा कि हीट इंक्रीज होने के कारण जो नेबुला का साइज बढ़ा, और नेबुला का साइज जैसे बढ़ा उस वजह से एंगुलर वेलोसिटी और रोटेटरी स्पीड जो बताया वो इंक्रीज होने लगी। द रोटेटरी स्पीड बिकम सो फास्ट दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो बढ़ने लगा, एक्सीड द एट्रैक्शनल और सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो बाहर की तरफ फेंकाव होता है
वो बढ़ गया, और जो अंदर की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता गया और वो बाहर की तरफ फेंकाने लगा। तो बिकॉज ऑफ दिस एन इरेग्युलर रिंग सेपरेटेड फ्रॉम नेबुला एंड वॉज अल्टीमेटली थ्रोन आउट ऑफ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसी घूमने के कारण इरेग्युलर मतलब कुछ बिना कोई शेप की रिंग बाहर फेंका गई, उस क्लाउड में से कुछ पार्ट उसमें बाहर फेंका गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। By repetition of the same process of the concentric ring were separated from nebula। और ऐसे ही करके 9 और रिंग्स फेंकी गई बाहर। और आप देखते हैं 9 मतलब कि समझ गए होंगे कि जो इसका मतलब कि वो प्लैनेट्स थे। तो वो 9 प्लैनेट्स के बारे में वो बात कर रहे हैं, कांट इमानुएल कांट अपनी इस थ्योरी में बात कर रहे हैं। तो 9 प्लैनेट उस तरफ बाहर फेंका गया और द रेसिडुअल सेंटर ऑफ द नेबुला रिमेंड एज द सन। और जो बीच में जो बच गया वो हमारा सन है, जो हमारा सूर्य। The matter in each ring aggregated to form a knot or core that grew as planet। और वैसे ही जैसे 9 अलग अलग दूर दूर फेंका है, उसी तरह वो अपने आप ही फिर विकसित होके प्लैनेट बन गए। Thus according the Kant the earth was formed due to aggregation of all the matter of ring which was separated from the nebula due to centrifugal force। मतलब कि जो एग्रीगेशन मतलब कि जो बाहर जो फेंकाया था और फिर बाद में जो रिंग्स थी, जितना पार्टिकल था वो मिल गया अपने आप में। जैसे अर्थ ने अपना ही अर्थ जो रिंग फेंकी गई थी वो अर्थ अपने आप में मिलाने लगा और विकसित होने लगा और एक प्लैनेट बन गया। बाय द सेम प्रोसेस रिंग्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लैनेट। Thus whole solar system comprising of the sun, its 9 planet and their satellites were formed। और ऐसे ही करके सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, मतलब सन हुआ जो कि नेबुला था, उसके भाग निकल के आए वो प्लैनेट बने, और उसके जो भाग निकले वो सैटेलाइट बन गए, जैसे कि हमारा अर्थ का एक सैटेलाइट है मून। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन मतलब कि अब इसकी करेंगे तहकीकात, इसमें क्या सही है और क्या गलत है। थ्रू ही प्रेजेंटेड हिज hypothesis on the scientific principle to solve the problem of the origin of solar system and the earth। His hypothesis was rendered baseless because of several erroneous fact of science। अब जैसा कि उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस तो दे दी कि सोलर सिस्टम कैसे बना और अर्थ कैसे बना, पर उसे बेसलेस कहा गया। मतलब कि कहा गया कि भाई इसका कोई तर्क नहीं बनता है। और वो क्यों नहीं बनता है, वो साइंस के हिसाब से क्यों नहीं बनता है, वो भी आपको बताता हूँ। ही डिड नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ प्रीमोर्डियल मैटर। तो सबसे पहले हमने शुरुआत में बात की थी जब प्रीमोर्डियल मैटर के बारे में, तो उन्होंने वो नहीं बताया कि इसका सोर्स क्या है। मतलब सबसे पहले वो मतलब कुछ भी नहीं था तो वो कहाँ से आए, तो वो प्रीमोर्डियल मैटर का सोर्स क्या है वो उन्होंने नहीं बताया। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ही डिड नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विच वर इनिशियली कोल्ड एंड मोशनलेस। अब जबकि वो, चलो पहला तो ये हो गया कि प्रीमोर्डियल मैटर आया कहाँ से। दूसरा, अगर वो प्रीमोर्डियल मैटर वहाँ था और जबकि वो ठंडा था, वो मोशनलेस था, तो उसमें मोशन कहाँ से आया। मतलब कोई चीज़, जैसे आप अगर किसी बॉल को वहाँ छोड़ देते हो तो वो बॉल वहीं है, तो अगर कोई कुछ कर ही नहीं रहा है उस पर, तो वो क्यों हिलेगी और क्यों वो आगे जाएगी, वो तो वहीं रहेगी ना। और तो उन्होंने वो भी नहीं बताया कि भाई रैंडम मोशन जो हुआ पार्टिकल्स में वो किस वजह से हुआ। फिर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन के पहले लॉ के हिसाब से ए बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट देन व्हाट कॉज द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल। जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ एक ही जगह पे है तो अगर वो एक जगह पे है तो उसे अगर बाहर से कोई, मतलब जो क्या अप्लाई किया गया होगा, मतलब क्या चीज़ है, वो भी उन्होंने नहीं बताया कि किस तरीके से वो मोशन में आ गई। द कोलाइजन ऑफ पार्टिकल्स नेवर जनरेट रोटेशनल मूवमेंट। अगर दो चीज़ें टकराती हैं तो रोटेशनल मूवमेंट तो नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया ये बॉल का एग्जांपल या टॉप का एग्जांपल लट्टू का, तो अगर समझ लो हम दो बॉलों को टकराएं तो वो गोल गोल तो नहीं घूमेंगी, मतलब वो एक दूसरे से दूर फेंकाएगी ना, दूर दूर हो जाएगी। रोटेशनल मोशन यहाँ पे कहाँ से आया, तो ये भी एक इरोनियस आप कह सकते हो कि एक मिस्टेक इसमें नजर आई। द assumption of Kant that the speed of rotating nebula increase with the increase in size was against the law of conservation of angular momentum। तो ये भी कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से भी ये गलत था कि उन्होंने कहा कि जो स्पीड थी नेबुला की वो बढ़ती गई जैसे जैसे उसकी साइज में इंक्रीज हुआ। मगर अगर क्या मतलब कि एग्जाम्पल हम ले जुपिटर और अर्थ का, तो जुपिटर स्लो घूमता है एज कंपेयर टू अर्थ क्योंकि उसका जो साइज है वो बड़ा है। तो ये देखा जाए तो
जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो स्लोली मूव करेगा, पर इन्होंने कहा था कि भाई उसकी साइज में इंक्रीज होने के कारण वो और तेज घूमने लगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से गलत था। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर मतलब डायमीटर हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई देयर फॉर एंगुलर वेलोसिटी a1 अपॉन रेडियस स्क्वायर। द सेकेंड इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। दिया कैसे गया कि मास मतलब कि एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से जो मास मतलब कि जो वजन है, जो नेबुला का जो भी पार्टिकल्स के बारे में वो बात करें, और दूसरा उसका एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि जैसे कि बाहर की तरफ फेंका हुआ मतलब उसकी स्पीड, और डिवाइडेड बाई या कह सकते हो अपॉन इनटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसके बेस पे जो हमारे पास आंसर आता है वो है 1 अपॉन रेडियस स्क्वायर। द सेकेंड इक्वेशन शोज दैट द एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ रोटेटरी मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और साइज। और जो एंगुलर वेलोसिटी और जो रोटेटरी मोशन है मतलब कि जो कोई भी चीज़ की कोई चीज़ रोटेट कर रहा है तो वो तो प्रोपोर्शनल है ना उसके रेडियस और साइज के। मतलब जैसे मैंने अभी अर्थ का और जुपिटर का एग्जांपल दिया कि अर्थ छोटा है इसके लिए वो स्पीड में घूम पा रहा है, और जो जुपिटर बड़ा है वो इस वजह से स्लो है एज कंपैरिजन में। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस और साइज के। तो साइज पे डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल मोटे पतले में भी आप समझोगे, तो मोटा पतले में भी भागने में आप समझ जाते हैं मतलब कि साइज पे फर्क पड़ता है ना। तो therefore as nebula expands and increase in size, the velocity of rotating nebula will decrease not increase। मतलब increase नहीं होगा, वो decrease होगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगी। Thus it was proved that the foundation of Kant's hypothesis was unsound wrong। और ये बताता है कि जो कांट की हाइपोथेसिस थी वो गलत थी, मतलब वो इतना तर्क नहीं दर्शा पा रही थी। और फिर however it's important is that it was the first attempt for explanation of origin of earth। हाँ, ये पहला हाइपोथेसिस था, मतलब पहली थियरी थी। तो ये तो हमें भाई सराहना चाहिए कि भाई किसी ने ये अटेम्प्ट तो किया, मतलब किसी ने स्टार्ट तो किया, वरना तो मतलब कोई स्टार्ट करता है फिर ही तो कोई दूसरा उसको या तो फिर बेसलेस या कुछ बता रहा है ना। तो फॉर एग्जांपल तो ये हमें सराहना चाहिए, जो हमारी ये कांट की थियरी थी तो उसे हमें सराहना चाहिए क्योंकि उनका पहला अटेम्प्ट था और सबसे पहले करने वाले भी वही थे। इट पेव्ड ए वे फॉर पोस्टुलेट ऑफ द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। और उसी की वजह से जो नेबुलर हाइपोथेसिस जो लाप्लास थी वो भी आई क्योंकि इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था। तो ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा, और इसकी जो PDF इसका जो जितने भी ये इमेजेस हैं, तो ये जितना भी मेरे पास है मैं आपको नीचे इसका PDF बना के भेज दूंगा। जो ये दो इमेजेस हैं आपको समझने के लिए कि रोटेटरी मोशन क्या होता है, और ये नेबुला है, तो ये भी आपको बता दूंगा। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट डाउन कीजिए। और इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा इन चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन है क्योंकि ये सबसे लंबी है और इसमें सबसे ज़्यादा समझाया गया है थियरी, ना ही सिर्फ अर्थ के और अर्थ के ऊपर उसके अर्थ के बनने के बाद की भी जो थियरी है इसमें बताई गई है, और आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मर्जी हो तो। वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और PDF तो नीचे अवेलेबल है ही।